हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एग्ज़ामिनेशन जो है मिड सेम का बहुत जल्द होने वाला है। तो इसमें आप लोगों को जो है वो ऑनर्स पेपर यानी कोर पेपर के साथ साथ जेनरिक पेपर का भी एग्ज़ामिनेशन देना है। तो हम लोगों का जो केमिस्ट्री का जेनरिक पेपर है उसके अंदर में क्या सिलेबस है, क्या पोर्शन हम लोगों को आ सकता है और उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। तो आइए फिर इस बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो कि हम लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और सेक्शन बी जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो सेक्शन ए की पहले बात हम लोग कर लें। तो जैसा आपको पता होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 25 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आएगा। तो सेक्शन ए यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोगों ने 13 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आना है। इसके अंदर में ट्रू फॉल्स आएगा, मैचिंग आएगा और एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर हम लोगों का क्या है। तो पहला चैप्टर जैसा कि आप देख सकते हो वो हम लोगों का है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर में हम लोगों को जो है ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक आता है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आ सकता है वो है हम लोगों का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम लोग जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो है हम लोग कहते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम लोगों को सबों का देखना होगा, जितने भी, चाहे वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हो, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ हो या फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ हो। तो सबों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग पहले देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है वो है हम लोगों का स्पेक्ट्रल बिहेवियर। यानी कि हम लोग जानते ही हैं, पहले भी हम लोग +2 लेवल में पढ़े हुए हैं कि जितने सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या फिर उनके कंपाउंड्स होते हैं दे आर कलर्ड, दे आर मोस्टली कलर्ड। वाई दे आर कलर्ड? बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन कॉल्ड डी ट्रांजिशन। ये आप लोग जानते ही हो। हालांकि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है ये सारे कलरलेस होते हैं। इनके सॉल्ट्स जो हैं, इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो वाइट होते हैं क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसके अलावा फिर एक एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्सट्रीमली हाई बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोगों का है वो है हम लोगों का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों को नॉमेनक्लेचर का पार्ट तो एकदम एसेंशियल है। नॉमेनक्लेचर आप देख लोगे कि कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2, ये जो है इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग करते हैं। +2 लेवल में आप किए हुए हो इसलिए डेफिनेटली थोड़ा सा आपको याद ही होगा। एक बार जो है देख लोगे तो सारा का सारा जो है याद आ जाएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फिर हम लोगों को देख लेना होगा हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसके अंदर में जो है कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिसमें इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कुछ में जो है आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कुछ में स्क्वायर प्लेनर होते हैं, कुछ में टेट्राहेड्रल होते हैं। किस कॉम्प्लेक्स का कौन सा ज्योमेट्री होगा ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ कैलकुलेटेड, दिस इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे जो है आपको काम हो जाए। जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है वो है हम लोगों का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में आप जानते हो, जिसमें हम लोगों का स्प्लिटिंग होता था। जैसे जब भी कोई लिगेंड, इसमें हम लोग बेसिक थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, जैसे कोई भी लिगेंड जब अप्रोच करता है बॉन्डिंग के लिए, जो 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट करता है 2 हाफ में। नीचे वाले को हम लोग T2G, ऊपर वाले को हम लोग EG कहते थे ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में। तो वो जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो आप देख लेना कि किस में T2G नीचे रहता है, किस में EG ऊपर रहता है। और टेट्राहेड्रल के केस में जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये रिवर्सल का जो है टॉपिक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा फिर आइसोमेरिज्म वाला भी देख लोगे। आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म जनरली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे लिंकेज हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हाइड्रेट हो गया, ये सारा आइसोमेरिज्म का पार्ट जो है देख लेना आप।
विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मस्ट है। व्हाट इज लिंकेज आइसोमरिज्म आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल्स जो है आपको पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का भी आपका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल अगर दिया हुआ हो तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओ, उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई ये किस टाइप का आइसोमरिज्म जो है वो दिखाएगा। नेक्स्ट जो इसी में हम लोगों का टॉपिक है वो है हम लोगों का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जैसा आप जानते ही हो कि द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल इज कॉल्ड CFAC। इसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा CFAC वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। और इसके अंदर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो CFAC को डिटरमाइन करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोगों का कोई मेटल का साइज़ छोटा होगा, ज़्यादा चार्ज वाला होगा तो उसका CFAC ज़्यादा होगा। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका CFAC ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो है इसका पॉइंट्स को आप देख लेना। नेक्स्ट हम लोगों का लास्ट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, वो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये आपके लिए नया टॉपिक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में एक वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसको आप सर्च करोगे मेरे चैनल पर तो वो मिल जाएगा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, कब होता है और किस केस में स्ट्रॉन्ग और किस केस में वीक डिस्टॉर्शन होता है। तो ये सारा पॉइंट्स जो है ये हम लोगों का सेक्शन ए यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेगा, जो कि 13 मार्क्स का है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, जो कि 12 मार्क्स का होगा। ओवरऑल 25 मार्क्स का है, तो ये 12 मार्क्स का है। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है हम लोगों का चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो चैप्टर है इसके बारे में +2 लेवल में आप पढ़े हुए हो। जनरल डिस्कशन इसमें करना है वो है हम लोगों का व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासीफाइड्स। जैसे थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स का जो है क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं इस तरह से, जैसे पहले मोनोसैक्राइड्स हो गया, फिर हम लोगों को ओलिगोसैक्राइड्स हो गया और लास्ट में हम लोग कहते हैं पॉलीसैक्राइड्स। ठीक है, याद आया, वेरी गुड। तो इसके अंदर में सबों का एग्जाम्पल्स आप देख लेना कि भाई उसका क्या एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कोई डाइसैक्राइड है तो डाइसैक्राइड के एग्जाम्पल में सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। पॉलीसैक्राइड्स वाले में जो है हम लोगों को स्टार्च हो गया। तो ये जो है हम लोगों का थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेना विथ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला के साथ में देखोगे कि उसका क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो ये हम लोगों को देखना होगा। साथ ही साथ जो है हम लोगों को ये भी देखना होगा कि अगर हम लोग कोई भी डाइसैक्राइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है। जैसे सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो हम लोगों को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख लोगे कि लैक्टोज का और माल्टोज का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का है वो है अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसके अंदर में जो टॉपिक्स हम लोगों को बनता है वो है पहला हम लोगों का हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है और पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे पेप्टाइड बनेगा। पेप्टाइड के हाइड्रोलाइसिस से हम लोगों को लास्ट में अमीनो एसिड्स मिलेगा। और ये अमीनो एसिड्स किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, और साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये दोनों आप देख लोगे विथ एग्जाम्पल्स। मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स जो है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम्पल बेस्ड ही होंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डेफिनेशन लिखने के लिए आपको नहीं आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एग्जाम्पल बेस्ड ही आपको क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है वो है एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स में भी जो है आपको देख लेना होगा व्हाट आर एंजाइम्स। ठीक है, जिसको हम लोग बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। तो इसके अलावा फिर हम लोग का एक और डेफिनेशन भी है वो है कि कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर्स विच आर हेल्पफुल इन कैटलाइजिंग वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो वो हम लोगों को देख लेना होगा, उसके एग्जाम्पल्स देख लोगे। कुछ कॉमन एंजाइम्स का क्या फंक्शंस है वो भी आप देख लोगे, और किस कंडीशंस में एंजाइम्स का जो एक्शन है वो परफेक्ट होता है, या फिर जो है इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं
कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम टू बिहेव एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, उसके लिए पीएच लेवल क्या होना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या हम लोगों को जो है उसके अंदर में जो है प्रेशर होना चाहिए, ये सारा टॉपिक्स को जो है थोड़ा सा आप देख लोगे। और लास्ट टॉपिक हम लोगों का है वो है लिपिड्स का। तो लिपिड्स के अंदर में आपको देखना होगा वाटर लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिपिड्स का देख लोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स देख लोगे, ओमेगा फैट्स क्या होते हैं, ओमेगा 3 फैट्स क्या होते हैं, और ट्रांस फैट क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स का एग्जाम्पल्स आप देख लोगे, और लास्ट में जो स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका टॉपिक्स रहा इसके अंदर में सेक्शन बी यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। तो मेरे ख्याल से जितना हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया इसका जो है थोड़ा सा आप अगर ध्यान से स्टडी करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए G4 के एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप एग्ज़ामिनेशन दोगे और सारा क्वेश्चंस का जो है आंसर सही सही कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।